नमस्कार। कर्मवाई महाविद्यालय की इस आज की 14वीं क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम चट्टानों के बारे में पढ़ चुके थे, 2 पार्ट में हमने पढ़ा था। आज इस क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कुछ मेरे एक दो विद्यार्थी हैं, वो मेरे को कहने लगे कि सर आप थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के पढ़ाया करिएगा क्लास में, ये करके वो करके। तो एक्चुअली मेरा विश्वास ऐसा बेटा कि अपन थोड़ा सा तथ्यों पर ज़्यादा जोर दें, है ना। जैसे YouTube के ऊपर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग क्लासेस बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसमें एक्टिंग वगैरह ये थोड़ा सा उसको मोटिवेशनल बना देते हैं उसको। अपन थोड़ा तथ्यों पर जोर ज़्यादा देते हैं ना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें बात करनी है, तो पृथ्वी अंदर से कैसी है इसके बारे में अपन थोड़ा सा आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है या गैस है, कैसी है? अंदर से ठोस है, द्रव है या गैसीय है? हालांकि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से द्रव अवस्था में है। बहुत अधिक टेम्परेचर है पृथ्वी के गर्भ में, और उसी टेम्परेचर के कारण पृथ्वी द्रव अवस्था में है। ये अधिकांशतः सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जो ठोस भी बताते हैं, कुछ द्रव भी बताते हैं, कुछ गैस भी बताते हैं। इन चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पृथ्वी जो है, इसका अध्ययन जो करते हैं, पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं वो भूगोल के अंदर करते हैं। और पृथ्वी का अध्ययन भूगोल के अंदर करने के बाद में भूगोल की बहुत सी शाखाएं हैं। उन फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किसमें करेंगे? तो आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करेंगे हम, वो भूगोल की शाखा है भूगर्भ विज्ञान। भूगोल की शाखा है भौतिक भूगोल की भी एक शाखा है भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में भी करते हैं। भू आकृति विज्ञान में भी करते हैं। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये तो पृथ्वी की अंदर की बात है, आंतरिक संरचना तो भूगर्भ की बात है, तो इसका अध्ययन भूगर्भ विज्ञान में किया जाना चाहिए। विषय क्षेत्र भूगर्भ विज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंतरिक संरचना का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में भी किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये भूगर्भ विज्ञान में पढ़ेंगे या भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि धरातल के ऊपरी सतह पर जो भी चट्टानी संरचना है वो पृथ्वी के गर्भ की क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप ही तो निर्मित होते हैं, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इस बात का प्रभाव पड़ता है कि उसकी भूपर्वटी कैसी है, उसके ऊपर जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो कैसा है ना। तो आंतरिक संरचना न केवल भूगर्भ विज्ञान में बल्कि भूआकृति विज्ञान में भी अति आवश्यक है। तो देखिए, समय थोड़ा सा कम जाया करते हुए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक उत्सुकता, जिज्ञासा है ना, और जिज्ञासा के साथ साथ जानकारी का विषय है। अंदर से पृथ्वी कैसी है, जिस धरती माता के ऊपर हम खड़े होते हैं वो अंदर से गर्भ में कैसी है, ये बड़ा जिज्ञासा का विषय है। और सबसे पहले अगर हम भूगर्भ के बारे में बात करें तो इसका जो क्रमबद्ध अध्ययन किया था भूगर्भ विज्ञान के अंदर, वो किया था स्वेस महोदय ने। ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया के
भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने स्वेस महोदय ने सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया था भूगर्भ का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो विद्यार्थियों, हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वेस ने ही सबसे पहले ये अध्ययन किया था, पहले के विद्वानों ने भी अध्ययन किया था, लेकिन स्वेस महोदय ने इसको क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान किया था। तो इसलिए भूगर्भ के अंदर, आंतरिक संरचना के अंदर स्वेस महोदय को, एडवर्ड स्वेस महोदय को विशेष कार्य करने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने एक मॉडल दिया था आंतरिक संरचना का, कई मॉडल हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक जो मॉडल दिया था वो दिया था स्वेस महोदय ने। सियाल, सीमा, नीफे जो अधिकांशतः विद्यार्थी पढ़ते हैं वो स्वेस महोदय का ही मॉडल था। उसके बाद में क्रस्ट कोर के रूप में भी अध्ययन किया जाने लगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परतें बताई हैं पृथ्वी की, वो चर्चा का विषय है, अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक तथ्यों की जानकारी दे देता हूं। अब भूगर्भ में हमको कितनी जानकारी है, भूगर्भ में हम कहां तक पहुंच पाए हैं? हम केवल 2 से 4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर खनन के माध्यम से पहुंच पाए हैं। हम जमीन के अंदर खनन करते हैं, गहराई की जानकारी हमको खुले रूप से 2 से 4 किलोमीटर की है। बाकी 12 किलोमीटर तक हमने पेट्रोलियम के लिए कुएं खोदे हैं, पेट्रोलियम निकालने के लिए कुएं खोदे हैं जमीन के अंदर। कितनी गहराई तक? 12 किलोमीटर की गहराई तक। 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो इतनी चीजें ये इतनी गहराई पर हम प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाए हैं। 12 किलोमीटर तक मनुष्य खुद जा पाया है खनन के माध्यम से। सोने की खानें हैं, है ना, तो सोने की खान में 2 से 4 किलोमीटर की गहराई तक स्वयं पहुंच पाया मनुष्य, लेकिन 12 किलोमीटर तक हम तेल के कुएं खोद करके वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं। तो वहां तक की चीजों को हम डायरेक्ट खोज पाए हैं, लेकिन उसके आगे की हमको कोई जानकारी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। अब मैग्मा निकलता है जमीन के अंदर से बहुत गहराई से, 700 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, है ना, वहां तक एस्टेनोस्फीयर जहां पर मैग्मा चैम्बर होता है वहां से मैग्मा निकलता है। तो मैक्सिमम 1000 किलोमीटर गहराई तक लावा निकलता है। तो उसकी जानकारी हमको ज्वालामुखी के माध्यम से है कि ज्वालामुखी के अंतर्गत, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा उस गहराई से आता है। उन चट्टानों की हम परीक्षण करके, उनकी विश्लेषण करके पता लगा लेते हैं कि कितनी गहराई से आ रहा है और इनमें क्या क्या तत्व हैं। तो पृथ्वी की इतनी गहराई पर ये पड़ता है, इसमें ये तत्व हैं, हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके आगे की जानकारी बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए अन्य साधनों का, अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग किया गया, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया गया। तो देखिए, तो 2 किलोमीटर तक तो हम स्वयं पहुंच सकते हैं, लेकिन 12 किलोमीटर तक हम कुएं के माध्यम से ड्रिल करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके आगे की जानकारी हमको नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मैं आपको 3 मॉडल बताऊंगा। मॉडल नंबर 1, पृथ्वी अंदर से कैसी है उसकी जानकारी हम पहले मॉडल नंबर 1 से लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था स्वेस महोदय ने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छे से और समझ पाए। स्वेस महोदय ने यह कहा था कि पृथ्वी के गर्भ में 3 परतें हैं। पहली जो परत है उसका नाम है सियाल, दूसरी परत का नाम है सीमा और तीसरी जो केंद्रीय परत है उसका नाम है नीफी। सियाल, सीमा, नीफी 3 परतें हैं पृथ्वी के गर्भ में, ये बताया था एडवर्ड स्वेस महोदय ने। तो सियाल का मतलब क्या है?
सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब क्या है, निकेल प्लस फेरियम, फेरियम का मतलब होता है लोहा, ठीक है। तो इनका सियाल का मतलब ये है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो बाहर की जो परत है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, मध्यवर्ती परत में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, और केंद्रीय परत में नीफे के अंदर निकेल और फेरियम लोहा इसकी मात्रा ज्यादा है। जो बाहर की जो सियाल परत है वो 30 से 50 किलोमीटर की गहराई तक है, 30 से 50 किलोमीटर की गहराई तक है, और सीमा वाली परत जो है वो 100 से 2000 किलोमीटर तक की गहराई तक है, और जो ये मध्य सॉरी केंद्रीय परत जो है वो 2000 से 6371 किलोमीटर तक। पृथ्वी का केंद्र जो है यही है, धरातल से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, ये 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी है, 2000 से 6371 किलोमीटर तक। तो विद्यार्थियों ये गहराइयां हो गई। अब इनके घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो जो बाहरी परत जो है, बाहरी परत का घनत्व 2.4 है। घनत्व की बात कर रहे हैं, ये घनत्व मैं लिख देता हूं यहाँ पर। घनत्व कितना है 2.4 इस बाहरी परत का, और मध्यवर्ती परत का जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7, 2.9 से 4.7, 2.9 से 4.7 होता है। और जो केंद्रीय परत है उसका घनत्व 11 बताया है। किसने बताया है, एडवर्ड स्वेस महोदय ने। मैं मॉडल नंबर 1 बता रहा हूं जिसमें एडवर्ड स्वेस का है, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, एडवर्ड स्वेस। ये कहां के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया है ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। इन्होंने जो है इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। तो मॉडल नंबर 1 में ये चीज होगी। अच्छा, इसका जो आधार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, जो आधार था इस मॉडल का वो आधार था तापमान और घनत्व। तापमान और घनत्व इसका जो मॉडल का जो आधार है वो तापमान और घनत्व है। यानी कि बाहर से केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान और घनत्व दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। बाहरी परत का तापमान कम है और अंदर की परत का तापमान ज्यादा है। और भूगर्भ में 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये ऊपर की जो ऊपरपट्टी है, ऊपर की जो परत है उसके अंदर ये कुछ गहराई तक की लागू होती है ये दर। बाद में जाने पर ये दर जो है घटती जाती है ना। और केंद्र में जाकर के जो टेम्परेचर है वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है केंद्र में जाने के बाद। तो स्वेस महोदय का ये मॉडल है, इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे बताता हूं आपको। हम दूसरे मॉडल की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको। इसी का फिर दूसरा मॉडल है, भूगोलवेत्ताओं ने दूसरा मॉडल दिया है। इसमें भी इन्होंने 3 ही परतें बताई हैं। एक्चुअली जो सियाल सीमा नीफे हैं वही 3 परतें हैं, आगे भी बताइए भूगोलवेत्ताओं ने। एक बाहरी परत, एक मध्यवर्ती परत और एक केंद्रीय परत। तो जो बाहरी परत है
इसको नाम दिया बाहरी परत को नाम दिया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। जो मध्यवर्ती परत है इस परत को नाम दिया पाइरोस्फीयर। और जो केंद्रीय परत है उसको नाम दिया बोरोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बोरोस्फीयर। एक चीज मैं आपको बता दूं, अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज में आते हैं कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब यहां पर स्थल मंडल है और हाइड्रोस्फीयर का मतलब यहां पर जल मंडल है। लिथोस्फीयर का मतलब है महाद्वीप, महाद्वीप और द्वीप, और इनका तात्पर्य है महासागर और सागर। तो ये लिथोस्फीयर जो है इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब बाहरी परत है। ये लिथोस्फीयर बाहरी परत है और ये लिथोस्फीयर केवल स्थल मंडल है, स्थलीय भाग है, जलीय भाग नहीं है। जबकि इस लिथोस्फीयर में धरातल की बाहरी सतह के ऊपर चाहे जलीय क्षेत्र हो चाहे स्थलीय क्षेत्र हो सारे आएंगे इस लिथोस्फीयर में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अलग लिथोस्फीयर है, इसको अलग परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिथोस्फीयर तो स्थल मंडल को कहते हैं। अच्छा, अब लिथोस्फीयर की जो रचना है, इसकी जो रचना है वो किससे है? ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेनाइट, इसके अंदर कौन सी चट्टान पाई जाती है? अधिकांशतः ग्रेनाइट। और ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इसकी रचना किससे हुई है? बेसाल्ट चट्टान से हुई है। ठीक है, और केंद्रीय परत में तो लोहे की मात्रा ज्यादा है, ये तो पिघली हुई अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। ठीक है, अच्छा, अगर अपन घनत्व की बात करें तो बाहरी परत का घनत्व है वो 3.5 है, मध्यवर्ती परत का घनत्व 5.6 है मॉडल नंबर 2 के अनुसार। ये मैंने मॉडल नंबर 2 नहीं लिखा यहाँ, मॉडल नंबर 2 है। ठीक है, और एडवर्ड स्विस का पहले था। ठीक है, एडवर्ड स्विस का पहले था। मॉडल नंबर 2 की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और जो केंद्रीय परत है उसका घनत्व 8 से लेकर के 11 तक, केंद्रीय परत का घनत्व 8 से लेकर के 11 तक। और इसमें देखिए जो मुख्य जो बातें हैं उनकी मैं चर्चा आज करने वाला हूँ। इस मॉडल के अनुसार बताया जाता है कि जो बाहरी परत है, जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर और जो मध्यवर्ती जो परत है जिसका नाम है पाइरोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर गोल गोल घूम रही है, पाइरोस्फीयर भी गोल गोल घूम रही है। और केंद्र में केंद्रीय परत है वो भी गोल गोल घूम रही है। लेकिन जो बाहरी जो परत है उसका घूर्णन केंद्रीय परत से कम है। केंद्रीय परत जल्दी घूमती है, बाहरी परत देर में घूमती है। तो इसकी गति कुछ और है और मध्यवर्ती परत की गति कुछ और है और केंद्रीय परत की गति कुछ और है। तो इससे यहाँ पर क्या है, घर्षण पैदा हो जाता है। घर्षण पैदा हो जाता है तो इसी को यहाँ पर घर्षण के कारण यहाँ पर तापीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। घर्षण के कारण तापीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है और इसी को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इसी क्षेत्र को कहा जाता है। और इसी एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा चेंबर होता है।
एक तीसरा मॉडल और बताऊंगा मैं आपको, थर्ड मॉडल में बताऊंगा कि एस्थर्मोस्फीयर के ऊपर औसत जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो इस घर्षण के कारण। आप ऐसे मान के चलिएगा, ये ऊपरी परत है, इसके नीचे ये एक और परत है और केंद्र में एक और परत है, तीन परतें हैं। तो ऊपरी परत और ये परत, तो ये परतें पृथ्वी पूरी घूम रही है, ऐसे घूमनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं घूमती है। ये बाहरी परत जो है ये धीरे घूमती है और अंदर की परत जल्दी घूम जाती है। तो इनके बीच में भी घर्षण है, योग के इनके बीच में भी घर्षण होता है। ये परत जल्दी घूम जाती है, ये देर में घूमती है। जैसे दोनों परत हैं, ये पहली परत, ये दूसरी परत, तो मध्यवर्ती परत जल्दी घूमती है, ये परत धीरे घूमती है। तो इस प्रकार से ये आगे निकल जाती है घूमती घूमती। तो बाहरी गोले के अंदर का गोला जो है वो थोड़ा जल्दी घूम रहा है, ये धीरे घूम रहा है, ये जल्दी घूम रहा है, इस प्रकार से। तो जब केंद्रीय गोला जल्दी घूम रहा है तो यहाँ पर घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होता है तो ये तापीय क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्मा जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे कि तीनों परतें, चाहे लिथोस्फीयर हो, पायरोस्फीयर हो और बोरोस्फीयर हो, ये तीनों परतें एक साथ एक ही गति से नहीं घूमती हैं। बाहरी परत कम गति से घूमती है, ये मध्यम गति से, और ये सबसे तेज केंद्रीय परत घूमती है। ये ध्यान रखेंगे ना। और इनके बीच में यहाँ पर घर्षण पैदा होते हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। और आप यहाँ लिख देता हूं कि तीनों परतों के घूर्णन में अंतर होता है। तीनों परतों के घूर्णन में अंतर होता है, जिससे घर्षण द्वारा ताप उत्पन्न होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्लेट विवर्तनी की, प्लेट क्या है? धरातल की ऊपरी सतह प्लेट है, ऊपर तैरती है इस नीचे वाली परत के ऊपर, तो वो यही चीज है, ठीक है। इसकी गति अलग है और इसकी गति अलग है ना। तो प्लेट के रूप में जब प्लेट विवर्तनिकी को पढ़ाएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मॉडल नंबर 2 का, फिर उसके बाद में हम मॉडल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहला मॉडल जो मैंने बताया वो तापमान और घनत्व के आधार पर है। इसमें भी तापमान और घनत्व जो है बाहर से अंदर जो है जाने पर बढ़ता है। तापमान और घनत्व बाहर से अंदर जाने पर बढ़ता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मैं गहराई का बताना भूल गया मैं। इस परत की जो गहराई है वो 100 किलोमीटर तक है और दूसरी परत की जो गहराई है वो 2800 किलोमीटर तक है और मध्यवर्ती परत आप जानते हैं कि 6371 किलोमीटर तक है। ये 1 2 3 चीजें उसमें जोड़ रही है। इस दूसरे मॉडल को भूगोलवेत्ताओं के संगठन ने स्वीकृत किया था। अब हमारा तीसरा मॉडल स्टार्ट होता है। इस तीसरे मॉडल के अंदर हम ये तीसरा मॉडल जो है वो किसके द्वारा थी? वो था IUGG। इसका मतलब यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड
जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ये संगठन था। इस संगठन ने यह तीसरा मॉडल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, विभिन्न परतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें भी इन्होंने क्या किया था कि मूल रूप से इन्होंने भी 3 परतें बताई। पहली परत, दूसरी परत और केंद्रीय परत। इस प्रकार से इन्होंने भी 3 परतें बताई। अच्छा, और इस पहली परत, ये यहां पर ये धरातल है, भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी है, ठीक है। इस पहली परत को इन्होंने क्या कहा, क्रस्ट कहा, सॉरी। दूसरी परत को इन्होंने कहा मेंटल, और तीसरी परत को कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 परतें बताई और ये पृथ्वी का केंद्र है। और अगर यहां से गहराई नापे, यानी कि यहां मैं देता हूं गहराई, ये मैंने यहां गहराई लिख दिया। तो देखिए ये जो मेंटल की जो परत है, ये मेंटल की जो परत है ये 1000 किलोमीटर की गहराई पर है, और कोर की जो परत है वो 2900, इन्होंने 2900 बताया है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है। अब इस यूनियन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने इन परतों में भी परतें बताई हैं, और उसका आधार क्या था, आधार क्या है, उसका आधार है भूकंप की तरंगें, भूकंप की तरंगें। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आ रही है निकल करके, जो स्वेज महोदय का पहला मॉडल था और दूसरा मॉडल था, ये दोनों ही मॉडल पृथ्वी के गर्भ में तापमान और घनत्व पर आधारित थे। यानी कि ऊपर से अंदर जाते समय तापमान और घनत्व में परिवर्तन हो रहा था। तो अलग तापमान की एक परत, दूसरे तापमान की दूसरी परत और तीसरे तापमान की तीसरी परत, यानी कि केंद्र में बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसे ही घनत्व की, बाहरी घनत्व, मध्यवर्ती घनत्व, केंद्रीय घनत्व, बाहर 2.4 था घनत्व, मध्य में 5.5 है ना। और अगर अपन स्वेज महोदय की बात करें तो 2.4 बताया उन्होंने बाहर, 2.9 से 4.7 मध्यवर्ती बताया, और 11 बताया केंद्रीय परत में, है ना। तो इसका जो आधार है, इस मॉडल का जो आधार है भूकंप की तरंगें हैं। भूकंप की तरंगों की प्रकृति और उनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है भूगर्भ के अलग अलग भाग में जाकर के। जहां एक जैसा व्यवहार रहता है वो एक परत है, और अगले भाग में भूकंप की तरंग की आवृत्ति या उसकी चाल, गति कुछ भी चेंज होता है तो वो दूसरी परत में काउंट की गई इस यूनियन के द्वारा। इस यूनियन के इस मॉडल द्वारा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में भी मदद मिलती है ना। भूकंप के आने की वजहों का पता चलता है। तो देखिए क्रस्ट को भी इन्होंने क्या किया, क्रस्ट को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला कहलाया ऊपरी क्रस्ट, पहला है ऊपरी क्रस्ट, और निचला क्रस्ट। अब इस परत में देखिए क्या क्या चीजें खास थी कि इसका जो टेम्परेचर था, इस परत का जो टेम्परेचर था वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इस परत का रहता है, इस पूरी परत का। और इस ऊपरी क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे क्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपरी क्रस्ट की बात कर रहा हूं। तो ऊपरी क्रस्ट का जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो
40 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। और ये जो बीच में जो परत इसमें बताई गई है, ऊपरी और निचली क्रस्ट में जो बांटा गया है, उसको कहा इन्होंने मोह। दूसरे पेन से लिख देता हूं, मोह असंबद्धता, इसको कहा इन्होंने मोह असंबद्धता। मोहोर्विक नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इस घनत्व संबंधी अंतर के बारे में, ऊपरी क्रस्ट और माफ कीजिएगा निचला क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो इसलिए इसको मोह असंबद्धता कहा गया। और दोनों ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच में ये वाली जो परत है, ये जो परत है, इसको कोनाडी महोदय ने बताया था, तो इसको कोनाडी असंबद्धता कहा गया। कोनाडी असंबद्धता। और इसकी गहराई कितनी थी? इसकी गहराई है 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर की गहराई पर ये वाली परत है, 100 किलोमीटर गहराई पर ये वाली परत है, ठीक है। अच्छा, और इस निचले क्रस्ट के अंदर एक क्षेत्र आता है LVZ क्षेत्र। LVZ क्षेत्र का तात्पर्य है लो वेलोसिटी जोन। लो वेलोसिटी जोन यानी कि भूकंप की जो तरंगें हैं उनकी वेलोसिटी कम पड़ जाती है इस वाले क्षेत्र में आकर के, तो इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन कहा गया। और देखिए इस मोह असंबद्धता पर, इस जगह पर यहां पर टेम्परेचर जो है, ऊपरी परत का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड और इस निचली परत का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और औसत जो है इसका, मैं यहां लिख देता हूं औसत कितना है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक चीज बताऊंगा यहां पर आपको कि जो कोनाडी असंबद्धता है ये वाली, इसका ऊपरी परत का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ मोह असंबद्धता का जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके बीच में जो टेम्परेचर है इसका औसत है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ऊपरी परत का जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और जब गर्भ में बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एकदम से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है घर्षण के कारण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये बाहरी परत है, ये केंद्रीय परत है। बाहरी परत जो है अलग गति से घूम रही है, घूर्णन कर रही है, केंद्रीय परत अलग गति से घूम रही है, ये धीरे घूम रही है, जल्दी घूम रही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था कि ये परत जल्दी घूम रही है, ये घर्षण हो रहा है दोनों के बीच में, ये ऐसे करके। तो इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में ऊपर की परत जो है अलग गति से घूम रही है, ये अलग गति से घूम रही है, तो यहाँ पर घर्षण पैदा होगा। और घर्षण, इस क्षेत्र में जब घर्षण पैदा होगा तो घर्षण के कारण क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो उसी का कारण ये है कि ये तापमान इतना ज्यादा हो गया है। इसी का कारण है कि तापमान इतना ज्यादा होता है। तो अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी, मैं बता ही देता हूं आपको। आपने एक टर्म सुनी होगी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा क्या चीज है? भूतापीय ऊर्जा क्या है? क्या भूमि का तापमान डायरेक्ट प्रयोग कर लिया जाता है, उससे ऊर्जा बना दी जाती है? क्या चीज है वो? एक्चुअली भूतापीय ऊर्जा यही है कि इस क्षेत्र में इतना ज्यादा टेम्परेचर है और इस क्षेत्र में टेम्परेचर होने के कारण थोड़े से ऊपरी भाग में जल की मात्रा होती है, जल जो है गर्म हो जाता है, तो उसमें ऊर्जा होती है गर्म जल में तापमान के रूप में, और उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। तो इस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा 11 किलोमीटर के एरिया में, कोनाडी असंबद्धता के एरिया में भूतापीय ऊर्जा की बहुत बड़ी संभावना है। भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी के अंदर जल को इंजेक्ट किया जाता है, पानी को अंदर
इंजेक्ट किया जाता है और पानी को इंजेक्ट करके यहाँ पर जल होता है, जल क्या बन जाता है, भाप बन जाता है और भाप बन करके यहाँ पर प्रेशर आता है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, मैग्मा के टेम्परेचर से हम टेम्परेचर प्राप्त नहीं करते, हम प्राप्त करते हैं ऊर्जा गर्म जल के माध्यम से, तो इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो ये भूतापीय ऊर्जा आप समझ गए होंगे। ये भूतापीय ऊर्जा अपन को क्यों प्राप्त होती है, घर्षण के कारण। ये घर्षण होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और जल संपर्क में आता है, पानी संपर्क में आने के बाद में ऊपर की तरफ आता है भाप बन करके और उसका दबाव होता है, उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और ये जल जो है वो भूतापीय ऊर्जा जो है चलिए फिर आगे टॉपिक बनाएंगे अपन, तब चर्चा करेंगे, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसी में चर्चा करता हूँ। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा की बता दूँ एक बार और, ये भूतापीय ऊर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मणिकर्ण। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या है कि गर्म पानी निकलता है अपने आप जमीन में से, है ना, गीजर के रूप में गर्म पानी निकलता है अंदर से, उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गई होंगी ये चीजें, ये तो सहायक चीजें, मूल बात पे अपन आते हैं। अपन अब चर्चा करते हैं मेंटल की। तो देखिए मेंटल के अंदर भी एक यहाँ पर परत है, ये परत कितनी गहराई पर है, ये परत है 700 किलोमीटर की गहराई पर, 700 किलोमीटर की गहराई पर। और इस परत को जो नाम दिया गया है, इस परत को नाम दिया गया है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ गोलिसिंस लेयर, गोलिसिंस लेयर। ये अधिकांश पुस्तकों में नहीं ली गई है। ठीक है, गोलिसिंस किसी का नाम था, किसी विद्वान का नाम था, उसने इसके बारे में बताया था। और ये जो यहाँ पर बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है गुटेनबर्ग चैनल। गुटेनबर्ग चैनल इसलिए कहा जाता है कि ये जो अधिक टेम्परेचर वाला जो एरिया है ना, ये अधिक टेम्परेचर वाला, क्योंकि इन दोनों परतों के बीच में घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्मा चैम्बर निर्मित हो जाएगा, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा भरा होगा, तो इसमें मैग्मा बहता है चैनल के रूप में, धारा के रूप में, तो इसलिए इसको गुटेनबर्ग चैनल कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में गुटेनबर्ग ने बताया था, इसलिए इसको गुटेनबर्ग चैनल कहा जाता है। तो गोलिसिंस ने ये लेयर के बारे में बताया था 700 किलोमीटर गहराई पर। इसके नीचे एक और लेयर है, और वो लेयर कितनी गहराई पर है, ये दूसरी वाली लेयर, ये है क्या है, 700 1000 किलोमीटर की गहराई पर है, और इसका नाम है रेप्टी, इसका नाम है रेप्टी। और इसके बाद एक और लेयर स्टार्ट होती है 2900 के ऊपर। ये इसके बारे में बताया था डाहम ने, इसके बारे में कैसे बताया था, डाहम। तो रेप्टी असंबद्धता, डाहम असंबद्धता, तो इसके बारे में डाहम ने बताया था, और इसकी गहराई कितनी थी, 2900 किलोमीटर। और 2900 किलोमीटर के बाद में एक परत के बारे में फिर चर्चा की है यहाँ पर। ये परत कैसी है, संक्रमण परत है, संक्रमण परत है। और इस संक्रमण परत के अंदर, इस संक्रमण परत के अंदर कोर की विशेषता भी है और डाहम असंबद्धता की विशेषता भी है। इन दोनों परतों की विशेषता से पाई जाती है। और इसकी जो गहराई है वो है 47 डाहम
दाहन के बाद में, नहीं माफ कीजिएगा, ये परत नहीं है, ये परत नहीं है, ये परत नहीं है, ये परत नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, परत है ये यहाँ, और एक परत है फिर इसके अंदर ये है संक्रमण परत। अब इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर लिया है, माफ कीजिएगा, संक्रमण परत है ये, और इसकी गहराई कितनी है 4700 किलोमीटर, और इसके नीचे एक और परत मैंने बताई है, इसकी है 5150 किलोमीटर, और ये महत्वपूर्ण परत है। उस परत का क्या नाम है, लहमन। लहमन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम है लहमन परत, ठीक है। और ये जो लहमन परत है, इसके बाद में फिर ये 6371 किलोमीटर पर आकर के 6371 किलोमीटर पर आकर के पृथ्वी का केंद्र आ जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी के केंद्र तक जो दूरी है वो 6371 किलोमीटर है। अच्छा, अब ये जो परत है 2900 किलोमीटर पर जो परत है, इसको कहते हैं अपन गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, गुटेनबर्ग असंबद्धता यहाँ पर है, जबकि गुटेनबर्ग चैनल यहाँ पर है। ये भी गुटेनबर्ग ने बताया था, ये गुटेनबर्ग का कार्य था और ये भी गुटेनबर्ग का कार्य था। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन जो जितने भी मैंने जो परतें बताई हैं, इनमें घनत्व संबंधी विभिन्नता है। इसका आधार क्या था, भूकंप की तरंगें। मूल आधार क्या था, भूकंप की तरंगें। बाहर से जब भूकंप की तरंगें अंदर जाएंगी सभी परतों में, तो अंदर जाने पर भूकंप की तरंगों का व्यवहार अलग अलग होगा। जो प्राथमिक तरंगें हैं भूकंप की, जब भूकंप के टॉपिक की चर्चा करेंगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, भूकंप की तरंगों के बारे में। जो प्राथमिक तरंगें हैं भूकंप की, वो द्रव क्षेत्र में होकर के पार जाती है, केंद्र तक पहुंचती है। और जो द्वितीय तरंगें हैं वो केवल ठोस में चलती हैं और द्रव क्षेत्र में जाने के बाद रुक जाती है, द्रव क्षेत्र के आगे वो नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अगर अपन यहाँ चर्चा करें घनत्व की, विभिन्न परतों की घनत्व की बात करें, तो जो बाहर का परत है, जो घनत्व है वो 2.4 रहता है इस क्षेत्र के अंदर, और अंदर जाते जाएंगे अपन तो इस एरिया में माफ कीजिएगा, इस एरिया में जो घनत्व है वो 4.7 होगा इस एरिया का घनत्व। इस एरिया में यहाँ 2.4 होगा। और जब गुटेनबर्ग असंबद्धता के पास पहुंचेंगे तो ये 5.5 होगा घनत्व। और जब केंद्र में पहुंचेंगे, लहमन से ऊपर की परत में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर 12 घनत्व है, तो बिल्कुल केंद्र में जाकर यहाँ पर 17 हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है घनत्व, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा, IAEO द्वारा ये बात बताई गई है। और यदि तापमान की बात करें तो तापमान 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इस एरिया में है, यहाँ पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान। और अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा इस एरिया में आकर के, रेवती असंबद्धता के आसपास के एरिया में। और अंदर जाते जाएंगे तो जब गुटेनबर्ग के पास पहुंचेंगे अपन, गुटेनबर्ग के पास जो घर्षण वाला क्षेत्र है वही, ये बाहरी ये जो परत है वो असंबद्धता, यहाँ घर्षण हो रहा है दोनों परतों के बीच में, बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में, तो ऐसे यहाँ भी घर्षण हो रहा है, ठीक है। तो ये घर्षण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर बढ़ करके वो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और केंद्र में जाकर के वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और केंद्र में घनत्व जो है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब 100 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ से 100 किलोमीटर की गहराई पर, यानी कि ये वाली परत है मोह असंबद्धता, तो मोह असंबद्धता पर हमने औसत क्या बताया था 1000 डिग्री सेंटीग्रेड,
टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। भाई 800 से 1200 बताया है मैंने, और 800 से 1200 का औसत क्या है 1000 है। तो 1000 जब इस परत में टेम्परेचर है और गहराई कितनी है 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर अंदर जाकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हो जाता है तो 6371 पर जाकर के 6371 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन अंदर कितना है 4500, तो इसका मतलब तापमान बढ़ने की जो दर है वो समान नहीं है। तो कुछ एरियाज में तापमान जल्दी बहुत तेज गति से बढ़ता है और कुछ एरियाज में धीरे धीरे बढ़ता है। जो घर्षण वाले क्षेत्र हैं, बाहरी परत और मध्यवर्ती परत के बीच में जहाँ घर्षण है, उस एरिया में बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है और बाकी के क्षेत्र में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, अगर जैसे ये घनत्व तो बता रखा है हमने, तो हमने औसत घनत्व पृथ्वी का कितना पढ़ा है हमने, ये सब जानते हैं। औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का 5.5, हमने 5.5 औसत घनत्व निकाला है। तो ये औसत घनत्व कैसे निकाला जाएगा 2.4, 4.7, तो ये सबको जोड़ दिया जाएगा और 5 का भाग लगा दिया जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा फिर तो ये, है ना। कई बार क्या होता है कि ज्योग्राफी के अंदर गणितीय नियम लागू नहीं होते हैं, गणित के नियम फेल हैं ज्योग्राफी के अंदर। अगर औसत निकालेंगे तो गणितीय विधि से कैसे निकालेंगे, इसको 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 सबको जोड़ करके भाग लगा देंगे अपन, है ना। या फिर दूसरा एक बाहरी परत का ले लें, यहाँ का टेम्परेचर ले लें और यहाँ का टेम्परेचर ले लें, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दें तो औसत आ जाएगा, वो भी नहीं है। भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया है कि उन्होंने देखा कि बाहरी परत की चौड़ाई 100 किलोमीटर है और मध्यवर्ती परत जो है उसकी गहराई कितनी है 100 से लेकर के 2900 यानी 2800 किलोमीटर है। ये एरिया ज्यादा है, केंद्रीय परत का एरिया कम है ना। ये एरिया आयतन इस एरिया का ज्यादा है, आयतन जो है मध्यवर्ती परत का ज्यादा है भूगर्भ के अंदर। तो इस मध्यवर्ती परत का घनत्व ले लिया जाए, बस औसत घनत्व ले लिया जाए, वही पृथ्वी का औसत मान लिया जाएगा। तो इस विधि में पृथ्वी की जो मध्यवर्ती जो परत है उसका औसत घनत्व 5.5 है और जो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व मान लिया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के घनत्व के औसत की मैंने बात की। अब इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं लगभग सब चीज बता चुका हूँ, ये लगभग सब चीजें आपकी आ चुकी हैं। और एक जो बात बता दूं कि जब भूकंप जो आते हैं वो भूकंप के टॉपिक में चर्चा करेंगे, आगे भूकंप की क्लास पढ़ाएंगे, लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस मॉडल का भी, इस मॉडल का ले लेंगे आप, फिर मैं आगे थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ इसमें। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए विद्यार्थियों, ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हो गई, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई। आर्थर होम्स ने 2 परतें बताई हैं। आर्थर होम्स ने कहा है कि बाह्य परत और आंतरिक परत। गुटेनबर्ग ने अलग परतें बताई हैं, है ना। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग परतें बताई हैं। ये मैं 3 मॉडल आपको बताए हैं, तीनों सार हैं पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये जो परतें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कोई कंपटीशन में प्रश्न नहीं आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के। अब एक सवाल ये आता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठोस है, द्रव है या गैस है। ये सब जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से द्रव है, लेकिन द्रव है क्या प्रमाण है? विज्ञान किसको सही मानता है? जो सिद्ध हो सकती है चीज, सिद्ध होने वाली चीज को विज्ञान सही मानता है। तो अब हम कैसे प्रमाण करें? क्या हमारे पास साक्ष्य है कि पृथ्वी गर्भ में ऐसी है ना? उसके कुछ प्रमाण होने चाहिए हमारे पास में, तभी तो हम कहेंगे कि पृथ्वी अंदर से द्रव है या ठोस है या गैस है। तो वो साक्ष्य क्या है, वो प्रमाण क्या है, वो सबूत क्या है, वो एविडेंस क्या है जो बताएंगे कि पृथ्वी अंदर से ऐसी है ना। तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी साक्ष्य की अपन चर्चा करेंगे। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, इनकी भी अलग अलग आधार पर व्याख्या की जाती है। तो देखिए कैसे पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी की
आंतरिक संरचना के प्रमाण कह लो, चाहे उनको साक्ष्य कह लो या उनको साधन कह लो, एक ही बात है ना। तो देखिए इनको हम 3 आधारों पे बांट सकते हैं, 3 डिवीजन से कर देते हैं, 3 डिवीजन से कर देते हैं। तो पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है प्राकृतिक साधन, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार या संकल्पना। हम 3 आधारों पर इनको बांट देते हैं। तो देखिए अप्राकृतिक में हम शामिल कर लेते हैं तापमान को, दबाव को और घनत्व को। और प्राकृतिक साधन में 2 है, प्राकृतिक साधन में 2 है, भूकंप और ज्वालामुखी। और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा में बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, तो उनमें कुछ एक दो बता देता हूं। जैसे वायव्य राशि परिकल्पना है, इमैनुअल कांट ने दी थी ये वायव्य राशि परिकल्पना। और लाप्लास की निहारता परिकल्पना है, लाप्लास की निहारता परिकल्पना है। मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ना। तो ये संकल्पनाएं, तो इस प्रकार से ये सब प्रमाण है पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो मैं आपको देखिए बताता हूं कि तापमान है पृथ्वी के, मान के चलिएगा ये है पृथ्वी बना देता हूं, ये पृथ्वी की परतें बना देता हूं। अब अभी थोड़ी देर पहले जितने भी मॉडल मैं आपको बताता जा रहा हूं, उन मॉडल्स में आपने देखा होगा कि बाहरी परत से केंद्र की ओर हम जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए बाहरी परत का तापमान अलग है, केंद्रीय परत का तापमान अलग है। अभी थोड़ी देर पहले उस मॉडल के अंदर बताया था मैंने, तापमान की चर्चा कर लेते हैं पहले कि बाहर जो है वो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मान लो, अंदर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है केंद्र के अंदर, पृथ्वी के केंद्र में जाके यहाँ पर जाके बाहर से अंदर जाने पर यहाँ पर 32 यानी देखा 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो केंद्र में जाकर के टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अरे हिसाब लगाओ तो 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर की गहराई पर ही चीजें पिघलना शुरू हो जाएंगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इस दर से अगर हम गहराई में जाते जाएंगे तो, है ना। हालांकि गहराई में जाने पर तापमान की वृद्धि की दर समान नहीं होती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर हम इस दर का एक औसत निकालें तो 80 से 90 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के गर्भ में हर, चाहे कोई मेटल हो चाहे कोई चट्टान हो, सब पिघली हुई अवस्था में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी अंदर जाने पर टेम्परेचर बहुत होने से कैसी है? द्रव है। तो मैं यहाँ लिखूं, ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वी कैसी है? अंदर से द्रव अवस्था में, तापमान के द्वारा सिद्ध हो रहा है, ये प्रमाण हो रहा है, ये साक्ष्य है, ये साधन है, ये सिद्ध हो रहा है कि पृथ्वी द्रव अवस्था में है केंद्र में जाकर के। अब दबाव की बात करते हैं। अब एक बात बताइएगा कि पृथ्वी की परतों का दबाव जो है पृथ्वी के केंद्र में लगता है। मेरे हाथ के ऊपर मैं ये डस्टर रख देता हूं तो इसके ऊपर दबाव लग रहा है हाथ के ऊपर। मैं इसके ऊपर एक और डस्टर रख देता हूं तो और ज्यादा दबाव लगेगा। इसके ऊपर मैं ये सारे मार्कर रख देता हूं और दबाव लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी चीजें ऊपर होती जाएंगी उनका दबाव होता जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के गर्भ में आप यहां देखें कि ये परत है, इस परत का दबाव, फिर इस परत का दबाव, और केंद्र में दबाव उच्च होगा, उच्च दबाव होगा केंद्र में,
केंद्र में उच्च दबाव होगा। उच्च दबाव होगा तो दबाव में क्या होता है कि द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनमें क्या होता है कि ठोस के जो कण होते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूं। ये मान के चलेगा ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। इसके कण पास पास हैं, इसके थोड़े दूर हैं और इसके बहुत दूर हैं, ठीक है। अगर गैस के कणों को थोड़ा पास लाया जाए दबाव लगा करके तो ये द्रव में बदल जाएगा, और द्रव के कणों को पास लाया जाए तो ये ठोस में बदल जाएगा। आपने उदाहरण एक मैं बताता हूं, यहाँ पर एलपीजी, 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 लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड है या गैस है भाई? द्रव है या गैस है? कैसा पेट्रोलियम है ये? लिक्विड है या गैस है? दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो गैस होगा या लिक्विड होगा। ये दोनों ही होता है, क्योंकि इसको बहुत अधिक दबाव पर, जो सिलेंडर होता है गैस का सिलेंडर, उसको बहुत अधिक दबाव पर उसमें गैस को प्रेशर से दबाया जाता है, उसमें डाला जाता है बहुत दबाव पर। तो क्या होता है कि द्रव के जो कण होते हैं ना, वो दबाव के कारण पास पास आ जाते हैं, तो वो गैस जो है द्रव में बदल जाती है, गैस द्रव में बदल जाती है। और अधिक दबाव देंगे तो वो ठोस में बदल जाएगी। तो ठोस में बदलने के लिए बाहरी आवरण उतना मजबूत होना चाहिए जो उस दबाव को झेल सके। अब बाहरी आवरण और मजबूत करोगे तो खाली सिलेंडर का वजन कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना लोहा लगेगा उसमें फिर, है ना। तो उसको एलपीजी कहते हैं। अगर ठोस हो उसके अंदर गैस तो एसपीजी होगा उसका नाम, एसपीजी, सॉलिड पेट्रोलियम गैस होगा फिर उसका नाम। लेकिन सॉलिड करने के लिए जरूरी है कि उसके बाहरी आवरण को बहुत मजबूत किया जाए कि उसके दबाव को झेल सके, है ना। दबाव को झेलने के लिए लोहा ज्यादा लगाना पड़ेगा, मोटी चादर लगानी पड़ेगी उसमें। अब मोटी चादर लगाएंगे तो उसका सिलेंडर का वजन इतना हो जाएगा, फिर उठाएगा कौन उसको, है। तो आप समझ गए होंगे इस दबाव की महिमा को कि गैस जो है लिक्विड में बदल गई। तो ऐसे ही पृथ्वी की परतों का दबाव कितना ज्यादा है, तो अगर मान लो तापमान अधिक के कारण अगर द्रव अवस्था में है पृथ्वी गर्भ में, तो वो द्रव से कैसे बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी। तो यहाँ क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? ठोस है। ये इसके द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है, क्या प्रमाणित हो रहा है, क्या साक्ष्य निकल करके आए कि पृथ्वी अंदर से ठोस है। ऐसे ही घनत्व की बात करते हैं कि बाहरी परत का जो घनत्व है, अब ये दबाव की बात समाप्त हो गई। अब बात करते हैं अपन घनत्व की। बाहरी परत का जो घनत्व है, बाहरी परत का घनत्व जो है वो 2.4 है और केंद्र में जाकर के वो 11 हो जाता है ना। अब ये अंदर जाने पर घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ता है अंदर जाने पर। अब घनत्व किसका ज्यादा होता है? द्रव का ज्यादा होगा, गैस का होगा या ठोस का होगा? स्वाभाविक सी बात है, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा और केंद्र में घनत्व बढ़ रहा है ना। तो जब घनत्व बढ़ रहा है केंद्र में जाकर के, तो इसका मतलब ठोस होनी चाहिए पृथ्वी। तो यहाँ ये सिद्ध हो रहा है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? ठोस है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर हम। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको कि घनत्व जो अंदर बढ़ता है ना पृथ्वी का, उसके 2 आधार बताए गए हैं। भूगोलवेत्ताओं ने 2 आधार बताए हैं। पहला आधार यह है कि पृथ्वी के केंद्र में जाने पर बाहरी परतों का दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए केंद्र में जाकर के पृथ्वी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहरी परतों का दबाव ज्यादा है। दूसरा एक कारण यह है कि बाहरी जो परतें हैं, हमने पढ़ा था सुएज का मॉडल, सुएज का, सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम बाहर की परत में थे, तो सिलिका और एल्यूमिनियम जो बाहर की परत में है उनका तो अपने आप ही घनत्व कम होता है। दूसरी परत है नीफे, सीमा। तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम का घनत्व ऊपर की परत से ज्यादा होता है, जो इन पदार्थों का घनत्व ज्यादा होगा। और केंद्रीय परत जो है, जो नीफे कहलाती है, नीफे में निकेल और लोहा है, तो लोहे का घनत्व तो अपने आप में ज्यादा होता है। तो ये घनत्व का जो अंतर है वो जिन पदार्थों से ये परतें बनी है उन पदार्थों का ऑटोमेटिक अपने आप में होता ही है घनत्व ज्यादा। एक ये भी बात सामने आई है निकल करके। और ये भी है कि अधिक दबाव पर कोई भी वस्तु, ज्यादा दबाव हो ना तो वो अधिक तापमान पर भी पिघलती नहीं है कोई भी वस्तु के। ये भी एक तथ्य निकल करके आया है प्रयोगशालाओं में
ये प्रयोग किए गए हैं कि बहुत अधिक टेम्परेचर पर किसी चीज को गर्म करें, लेकिन उससे पहले उस पर दबाव दे दिया जाए बहुत ज्यादा किसी चीज का, दबाव देकर के तब उसको गर्म करो तो वो जल्दी पिघलेगी नहीं, वो दबाव हटा दो तो तुरंत पिघल जाएगी। तो ये भी एक सत्यता निकल करके आई। तो ये आप समझ गए होंगे, ये प्रमाण यहाँ पर दिए हमने। अब भूकंप और ज्वालामुखी के आधार पर, तो ज्वालामुखी से तो स्पष्ट है कि ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है साहब। और मैग्मा कैसा है? द्रव है। तो पृथ्वी अंदर से कैसी है? द्रव है। ये तो सिद्ध हो गए हम, ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन भूकंप की बात करें तो भूकंप में भूकंपीय तरंगें जो होती हैं, भूकंपीय तरंगें जो होती हैं, भूकंपीय तरंगों में जो प्राथमिक तरंगें हैं, प्राथमिक तरंगें, ये 3 परतें मैंने बता दी। प्राथमिक तरंगें क्या करती हैं कि भूकंप के उद्गम से वो द्रव क्षेत्र में जाकर के अपना थोड़ा मार्ग करती है चेंज, और वो इससे पार हो जाती है, यानी कि द्रव क्षेत्र को पार करके चली जाती है पी वेव्स। लेकिन एस वेव्स जो होती हैं, एस वेव्स जो है, एस तरंगें जो है, द्वितीय तरंगें जो है, वो द्रव क्षेत्र में पार नहीं जाती है। तो यहाँ से भूकंप का जो केंद्र है, भूकंप के केंद्र से जब तरंगें निकलेंगी, चाहे प्राथमिक तरंगें हो चाहे द्वितीय तरंगें हो, दोनों ही तरंगें आगे बढ़ेंगी। लेकिन प्राथमिक तरंगें धरती को पार करके यहाँ पहुंच जाती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव जो है, द्वितीय तरंगें जो है, वो एक क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इनकी विशेषता यह है कि ये द्वितीय तरंगें जो है प्रकाशीय तरंगों के रूप में चलती हैं और ये द्रव क्षेत्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो जब द्रव क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी अंदर द्रव अवस्था में है, विलुप्त हो रही है तो इसका मतलब द्रव अवस्था में है ना। तो इसका यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? द्रव है। यहाँ पर भी ये सिद्ध होगी साहब, पृथ्वी अंदर से द्रव है। अब अप्राकृतिक साधनों में तापमान बता रहा था पृथ्वी द्रव है, दबाव बता रहा ठोस है, घनत्व बता रहा ठोस है, भूकंप बता रहा द्रव है, ज्वालामुखी बता रहा द्रव है। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो वायव्य राशि परिकल्पना है, तो वायव्य यानी वायु का कोई पौराणिक कण थे। इमैनुअल कांट की आलोचना ऐसी बात पर हुई कि कोई पौराणिक कण थे और वो गैसीय पिंड था, उससे रचना हुई है। तो ये कैसी है? पृथ्वी अंदर से गैसीय है। और दूसरी निहारिका कैसे बताती है? द्रव है। कि द्रव कोई पिंड था, द्रव्य अवस्था में था, गर्म घूमती हुई निहारिका थी और उसके घूर्णन के कारण बीच में से छल्ला अलग हुआ, तो वो छल्ला द्रव थी तभी तो। अच्छा, ग्रहाणु परिकल्पना क्या कहती है? कि ठोस अणु जो है, ग्रहों के ठोस अणुओं के आपस में मिल जाने से पृथ्वी की रचना हुई है। तो ये बताते हैं कि पृथ्वी अंदर से ठोस है। तो ये कितने सारे प्रमाण निकल करके आ गए यहाँ पर कि पृथ्वी कैसी है। लेकिन सर्वमान्य जो प्रमाण है वो यही है कि पृथ्वी अंदर से द्रव अवस्था में है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि पृथ्वी अंदर से द्रव अवस्था में है। और घनत्व में जो अंतर है पृथ्वी की परतों के कारण है, एक तो दबाव के कारण है, दूसरा कि अलग अलग परत में चट्टानों की संरचना अलग अलग है तो उनका घनत्व भी अलग अलग हो जाता है। तो ये आपको मैंने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। तो आप इसको विस्तार से चीज़ों को देख करके दोबारा से भी आप इसको रिवाइज कर लेना, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना वीडियो को समझ में नहीं आए। इसके अंदर मैंने हर तथ्य को शामिल करने का प्रयास किया है जो आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, और इससे बाहर कोई किसी भी कंपटीशन में कोई प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे बीए के विद्यार्थियों के लिए डीप है बहुत ज़्यादा, एमए के विद्यार्थियों के लिए ये बिल्कुल अनुकूल है, और किसी भी कंपटीशन में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और जो ज्योग्राफी के जितने भी संबंधित विभिन्न तैयारियों को करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, क्लास समझ में आती है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। और विद्यार्थियों कोई सुधार की कोई कमी कहीं आपको लगती है, गुंजाइश है कहीं पर, तो आप वो जरूर बताएं जिससे कि हम सुधार करेंगे। बेटे आप अगर कमेंट में कोई भी सुधार करने की गुंजाइश बताएंगे तो बेटे ये हमारे लिए एक ताकत का काम करेगा, हम उसमें सुधार करेंगे, है ना बेटे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हिम्मत बढ़े। अगली क्लास में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।